अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीन। भली करे आया जी आया नू वशरत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया अज़्म, बहुत कुछ नए करने की जब आप ठान लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी आपके लिए बहुत सारे रास्ते निकाल देता है। हम चाहते हैं जी कि सुबह के वक्त हम आपसे अच्छी अच्छी बातें करें, क्योंकि कहते हैं जी अगर दिन का आगाज़ अच्छा हो तो पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। तो हमने सोचा कि जी आज की अच्छी बात ज़रा फ़ौरन से आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो अच्छी बात यह है कि गैर मामूली मकाम हासिल करने के लिए गैर मामूली मेहनत करना पड़ती है और अल्लाह ताला इंसान को उसकी मेहनत के मुताबिक ही मकाम अता फरमाते हैं। अगर आपको ये लगता है जी थोड़ी सी मेहनत की है लेकिन आप टॉपर्स में आ जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको उसका फल मिलेगा। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई जादू या चमत्कार तो होने वाला नहीं है कि फ़ौरन से जो है आपको टॉप ऑफ द लिस्ट में पहला ही नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं होता। मेहनत अगर आप करते हैं तो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाती। अच्छा फैसल, वैसे कभी आपने ये सोचा है कि जैसे या कभी हुआ है कि आपने मेहनत की और आपको लगा यार इसका फल तो मिला ही नहीं है, मेरी मेहनत रायगा चली गई है? तो सोचने की बात ही नहीं। मैं कि तो खुदा ताला ने वादा किया है इंसान से, इसलिए मायूस भी नहीं होना। जितनी सही करोगे हम उतना ही देंगे, जितनी कोशिश करोगे। हाँ यकीनन ये ज़रूर होता है कि आप करते हैं और आपको जब उसका इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता तो आप मायूस हो जाते हैं। लेकिन हमेशा जब भी ऐसी चीज़ हो ना तो वो फेबल याद रखें कि खरगोश और कछुए की रेस में स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जी चलें जी, हमारे प्रोग्राम में आज बहुत सारी बातें आपसे करने वाली, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर आज हमें डिस्कशन करनी है। ऑल पाकिस्तान ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 4 स्पेशल खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया है। 4 गोल्ड मेडल हासिल करके एक नई तारीख रकम की है। आज प्रोग्राम में इनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। ताइक्वांडो का अपना जिक्र किया है तो अब क्रिकेट का भी जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जिक्र बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज से कराची में शुरू होने जा रहा है। दूसरी जानिब बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ किए अपने फैसलों पर डट गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम सिलेक्शन का दिफा भी किया और कहा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में बेहतरीन टीम खिलाई। तो वो बेहतरीन टीम जो है उसने क्या गुल खिलाए और अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्या जो चेंजेस हुई हैं। 3 नए लोग आए हैं। सरफराज का हमें सुनने में आ रहा है कि ही विल बी इन द प्लेइंग 11। क्या इससे कुछ मामला ठीक होंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। यही नहीं, कोचिंग स्टाफ जो है वो भी चेंज होने जा रहा है। वैसे हम ये कहने जा रहे थे कि सरप्राइज, लेकिन अब पूरी दुनिया को ही पता है। शेट्टी साहब ने आते ही कह दिया था मिकी आर्थर ने रजामंदी भी जाहिर कर दी है। तो फिर वो कुदरत का निज़ाम सुबह शाम दिन रात जीत हार जो है फाइनली ख़त्म होने जा रही है। मिकी आर्थर विल बी बैक अगेन। आई गेस 14-15 दिनों में वो आ जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर पाकिस्तान की जो है वो लाइनअप क्या बनती है। चलें, बेहतरी की उम्मीद है। जब तब्दीली आती है तो कुछ बेहतरी आ जाती है, लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं जिसमें कभी भी तब्दीली नहीं आती। आप 20वीं सदी में हो, 21वीं सदी में, आप किसी भी सदी में पहुंच जाएंगे। शायद हमारे मुआशरे का एक ऐसा अलमिया है जो कि कभी भी बदल नहीं सकता। यानी कि अगर कहीं आप रिश्ते की बात करें ना तो बहुत पढ़े लिखे ख़ानदानों में भी होता है कि जी लड़की की उम्र क्या है, ज़रा छोटी होनी चाहिए। लड़के से 5-6 साल तो लड़की हमारी छोटी हो, ज़्यादा मोटी ना हो, पतली सी हो, रंग गोरा हो उसका, जी पढ़ी लिखी बहुत हो लेकिन नौकरी ना करती हो, डॉक्टर हो लेकिन गोल रोटियां बनानी आती हों। शादी से पहले लड़के वालों की बहुत फरमाइश होती है। मैं सिर्फ लड़के वालों की बात नहीं करी, आजकल लड़की वालों की भी बहुत ज़्यादा फरमाइशें होती हैं, जिसकी वजह से लड़के काफ़ी डिसहार्ड हो जाते हैं। जी क्या लड़का बाहर नौकरी करता हो, हम जहेज़ में गाड़ी भी देंगे, घर भी देंगे, लेकिन लड़का हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो। भाई लड़का चाहिए या आपको चाबी से चलने वाला गुड्डा चाहिए? तो आज इस मौजू पर हम बात करेंगे। मैच मेकर शाजिया रहमान हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे हम जानेंगे कि क्या डिमांड्स होती हैं लड़की वालों की और क्या डिमांड्स होती हैं लड़के वालों की। अच्छा, मैं जब भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना गधा, तो एक तो हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट आती है, ठीक है, क्योंकि प्यारे होते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये तो शादियों में अब तो आपका हुस्न नज़र है ना, शादियों में तोहफे भी मिलते हैं अब तो। लेकिन हमारे यहाँ सियासी प्रोटेस्ट हों तो इन पे जुल्म किया जाता है बेचारों पे, ठीक है। इसके अलावा भी इन्हें मजाक के तौर पे भी एक दूसरों को कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो काउंट है, टोटल डोंकी काउंट, वो है 57 लाख, ठीक है जी। अब इनसे सलूक क्या किया जाता है, और अगर किसी का हो ऊपर जाने यानी नॉर्दर्न एरियाज़ जाने का, तो ये एक बड़े अहम जानवर तस्वुर किए जाते हैं। पोर्टर के तौर पे गधे और खच्चर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हम इनके साथ जो है वो क्या सलूक करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में एक बार महक मुझे इतना बुरा लग रहा था कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट कर रही थी। या फिर आपको पता है हमारे यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ को बड़ा वो होता है ना, उनके खिलाफ एहतजाज करते हैं तो उनके झंडे वगैरह तो आप बना देते हैं सड़कों पर और उस पर आप चप्पल वगैरह निशान रख देते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि इन मासूम जानवरों को लाके
इन पे उनका परचम बना के, और कई मरतबा तो ऐसा हुआ है कि उस परचम पे यानी कि इन जानवरों पे जो है वो जूतों की बारिश की जा रही होती है। और जब मैंने ऐसे ही एक बंदे से कुछ बात पूछ करने की कोशिश की तो उसने कहा कि तो हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जानवर को क्या होता है, उसको क्या होता है, हम तो सिर्फ चप्पल मार रहे हैं। हम ये सलूक करते हैं ना कि सोचा, हम बेहिस हो जाते हैं, सोचेंगे वो बेजुबान ज़रूर है लेकिन इनका हिसाब आपको देना है अल्लाह के आगे। अगर आप किसी भी बेजुबान जानवर पर थोड़ा सा भी जुल्म करते हैं ना तो यह आपको अल्लाह के आगे आप इसके जवाब दें, सुधर जाएं भाई आप। अच्छा जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं। आज हम जल्द की बीमारी एक्जिमा के हवाले से भी बात करेंगे। ये बीमारी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, इसका इलाज और एहतियात जानेंगे। ये सिर्फ बड़ों में नहीं बल्कि बच्चों में ज़्यादा होती है। अमूमन आजकल का जो मौसम है बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि आपकी बॉडी ड्राई हो जाती है, बच्चे इचिंग कर रहे होते हैं और फिर इससे ना आपकी बॉडी पे एक अजीब से जो है वो दाने बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता चलता कि ये एक्जिमा है। तो इसके क्या अलामात है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कैसे आप बच सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। और भी मौज़ूआत और रिपोर्ट शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़रा मौसम की और फिर क्रिकेट की, जहां हर रोज़ एक नई डेवलपमेंट देखने में आ रही है। पहले सिलेक्शन टीम की तब्दीली हुई और अब कोच की भी तब्दीली होने जा रही है। और जैसे कि हमने कहा कि मौसम की पहले हम बात करेंगे, ये तो हमने ज़रा अमेरिका की बात कर ली, अब ज़रा अपने मुल्क में भी बात कर लें क्योंकि यहाँ भी ऐसे ही मनाजिर है। स्वात की ये वादी मालम जब्बा फाइनली बर्फ़ से ढक गई है, यादें ताज़ा हो गई है। सुहाने मौसम में सयाह जो हैं वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। और सैयद शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम मौसम का हाल जानते हैं। शहाब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। मुझे बताएं कि कैसी सर्दी है स्वात में? सर्दी तो मशहूर है वहाँ की, फैसल गए हुए भी, उन्होंने इंजॉय भी किया हुआ है। अभी आजकल क्या मौसम है, आप किस जगह पर मौजूद हैं, क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की, स्वात जो है ये सर्द इलाका है और यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ तो ये मिंगोरा शहर है, स्वात का मरकज़ी शहर है। और अगर हम बात करें मिंगोरा शहर की भी तो यहाँ पर भी इस वक्त काफ़ी सर्दी है और कम से कम दर्जा हरारत जो है ये 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इसी तरह अगर हम वादी मालम जब्बा की बात करें तो वादी मालम जब्बा में आज जो कम से कम दर्जा हरारत है वो -3 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इससे ज़्यादा जो है सर्द मौसम वादी कालाम में है। कालाम में आज कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगरचे इस साल बर्फबारी बहुत कम हुई है लेकिन इसके बावजूद जो है खुश्क मौसम है और खुश्क मौसम में ज़्यादा सर्दी होती है। तो कालाम में सबसे ज़्यादा सर्दी है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह मालम जब्बा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जितनी भी बालाई इलाके हैं तो वहाँ पे इस वक्त खुश्क सर्दी है लेकिन शदीद सर्दी की लहर है। मामूलाती ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासिर है और ऐसे में फिर भी लोग जो है मुल्क भर से आ रहे हैं, मालम जब्बा भी आ रहे हैं, कालाम भी आ रहे हैं और मौसम को इंजॉय कर रहे हैं और जो नज़ारे हैं नज़ारों को भी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 26 अगस्त को जो सैलाब आया था उससे कालाम रोड काफ़ी हद तक डैमेज है 8 मुकामात पर। इसी तरह राब्ता पुल अभी तक तामीर नहीं हुए तो कालाम जाने में काफ़ी मुश्किलात है। अलबत्ता मालम जब्बा रोड ठीक है तो वहाँ पे लोग आते जाते हैं और वहाँ पे इंजॉय करते हैं। लेकिन लोग इस इंतज़ार में होते हैं जो सयाह आते हैं कि बर्फ़ पड़े, लेकिन इस साल बर्फ़बारी जो है वो बहुत कम हुई है और आइंदा 4-5 दिनों तक भी कोई इम्कान नहीं है महकमे मौसमियात की जानिब से। तो लोग इस इंतज़ार में है कि बर्फ़बारी हो और ख़ासकर लोगों को मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। आई थिंक ये पूरा वीक उन्हें वहाँ पे गुजारना चाहिए, संडे को वापस आना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाब आपका। पता है इशू क्या है कि ये जो कालाम वाला रोड है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा साउथ की तरफ है इसलिए यहाँ पे लोगों का जाना मुश्किल भी हो रहा है। मालम जब्बा थोड़ा सा ऊंचाई पे जाके है तो वहाँ पे सैलाब ने इतनी तबाही नहीं मचाई। अच्छा, आप बताएं कि अगर बर्फबारी देखनी कहाँ जाना? मालम जब्बा। और इसके अलावा? मालम जब्बा, उसके अलावा भी मालम स्वात की बात कर रही हैं आप, क्योंकि आप कलाम से ऊपर पलोगा से ऊपर जा ही नहीं सकते, वहाँ तो सड़क बंद हो जाती है। लाहौर चली जाएं, लाहौर बर्फबारी हल्की, क्या पता अल्लाह खरीद देगा, ऐसे होता है। आपने चाय हिला के पी दी आज? चलें जरा आगे बढ़ते हैं। हम अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीदें रखते हैं कि लाहौर क्या कराची में भी बर्फबारी हो जाए। वही तो कह रही हूं, हम अल्लाह ताला से बहुत उम्मीदें रखते हैं। इसी तरह क्रिकेट के हवाले से भी हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि बहुत तब्दीली आ चुकी है। मुझे है क्योंकि अब तब्दीली आई है तो भाई तब्दीली जब आती है कुछ अच्छा साइन लेकर आती है। क्रिकेट के हवाले से मैंने बात, आप भी तो ये नहीं कहने जा रही है 24/7 काम कर रहे हैं। खैर, जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट आज से कराची में शुरू होगा। ट्रॉफी की रोनुमाई जो है वो कर दी गई है।
तो सरफराज और मीर हमज़ा जो हैं फाइनल 11 में, वो अमीर हमज़ा तो फाइनल 11 में आ चुके हैं, सरफराज का भी हम ज़रा कंफर्मेशन ले लेते हैं। कौमी टीम के साबिक हेड कोच मिकी आर्थर ने पीसीबी की तरफ से हेड कोच बनने की ऑफर कबूल कर ली है। तो मिकी आर्थर ने पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी को जवाब दिया है कि वो इंग्लिश काउंटी से मुआहदा खत्म होने के बाद पाकिस्तानी टीम की कोचिंग के लिए दस्तयाब होंगे। तो ऊपर तले तमाम तर चेंजिंग्स जो हैं वो हो रही हैं, और जो पहला ही नाम था ऑब्वियसली सेठी साहब ने आते ही कह दिया था कि जी आई ऑप्ट फॉर फॉरेन कोचेस, और उन्होंने मिकी आर्थर का ही ये देते हुए मिसाल दी थी कि उनके टाइम पे हमारी टीम बड़ी वेल नेट हो गई थी, वेल जेल हो गई थी, सीटी 2017 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हमने जीता था। तो इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं, और स्पोर्ट्स एनालिस्ट एन का अदील अज़हर मौजूद हैं। अदील भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? गुजारा है जैसे टीम का गुजारा है वैसे ही गुजारा हमारा है। लेकिन अदील भाई इतनी नाउमीदी, मैं सुबह सुन रहा था कि आपने कहा यार मैं एग्जैक्टली 7:38 पे आपने कहा कि मैं यार इतना मुझे एक्साइटेड नहीं है अबाउट द टीम। क्यों? वाई? आई नो कि सिचुएशन ख़राब है, सारी चीज़ें, बट स्टिल ये जो नई काबीना सारी आई है इससे आप पुरुम्मीद नहीं है? देखिए, एक्साइटेड ना होने वाली बात, देखिए नंबर 1, अगर किसी एक टीम को, किसी सफ़ेद फार्म टीम को हम इस वक्त हरा सकते थे वो न्यूजीलैंड है। बिकॉज याद रहे न्यूजीलैंड इवन दो इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, लेकिन उनका भी रन अप टू दिस टेस्ट सीरीज को इतना एडमिरेबल नहीं है हमारी तरह। वो भी लगातार 4 टेस्ट मैचेस बाय द वे हारते हुए आ रहे हैं। सो ये वाला है सिलसिला। दूसरा, उनके अभी कप्तानी चेंज हुई है। केन विलियमसन आप जानते हैं कि अब कप्तान नहीं रहे, टिम साउदी कप्तानी कर रहे होंगे, इवन दो इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर एज वेल। लेकिन फैसल ये बात तो माननी पड़ी। देखिए, मैं आज अपने शो में जो मैं ख़िताम कर रहा था मैं यही कर रहा था कि जो दिसंबर का आखिरी हफ्ता होता है वो बड़ा खुद एहतसाबी का हफ्ता महीना होता है, पूरा हफ्ता होता है जिसमें पूरे साल का अपना तो आप एक रील तो चल रही होती है ना आपकी। अब ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट की रील चलाए ना ज़रा, साल के आगाज़ से लेके अब तक। मायूसी मैंने इसलिए बोली थी कि आई थिंक वी हैव लॉस्ट मोर देन व्हाट वी हैव फाउंड। और एक चीज़ जो बहुत गलत पाकिस्तान टीम में हो गई है वो हमने प्लेयर पावर का एक बार फिर से राइज देखा है। वो जो पिछले हफ्ते सोचना भी मना है किस्म के जो वो ट्वीट्स आने शुरू हो गए थे कि खिलाड़ियों ने जैसे एक तरह से वार्निंग दी थी कि जी आप कप्तान को जो है ना वो नहीं हटा सकते। ये मेरे ख्याल से आई थिंक इस साल की एक काफ़ी ख़तरनाक एक बाई प्रोडक्ट जो है वो निकल कर आया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको राइट नाउ देन एंड देयर क्रश कर दे। नो प्लेयर इज़ बिगर देन द टीम, ये बात समझनी पड़ेगी। बाबर एक बहुत आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो अपने बाय द एंड ऑफ हिज करियर वो डेफिनेटली इंशाल्लाह वी वुड वांट हिम टू बी द ग्रेटेस्ट पाकिस्तान का हो। लेकिन क्या वो पाकिस्तान का ऑलरेडी 3 साल हो गए, ये कोई अब एक्सपेरिमेंट नहीं है बाबर का। ये मिकी आर्थर का जाना, मिसबा का आना, सरफराज का जाना, बाबर का कप्तान स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको बनाना, ये अब तजुर्बात का टाइम खत्म हो चुका। अब तो रिजल्ट्स आने चाहिए थे। और आप ये देखिए कि आपके पास, लाला ने बड़ी अच्छी बात की कि भैया आपके पास तो बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। इनका मकसद जो ये अजीब सी 19 खिलाड़ियों का स्क्वाड हम लेकर जा रहे हैं, मुझे समझ में अजीब सी बात लगती है, लेकर जा रहे हैं मतलब हमने अनाउंस किया। मकसद यही था कि यार एक बेंच स्ट्रेंथ क्रिएट करो। लाला शो में भी हमारे यही बोलते हैं कि यार ये तुम्हारे 2 खिलाड़ी इंजर्ड हुए, शाहीन चला गया, तुम्हारे पास कोई दूसरा लेफ्ट आर्म बॉलर ही नहीं था जिसको जो परफॉर्म भी कर रहा है, आपने उसको टीम में नहीं लिया। आई थिंक गुड डिसीजन। आई रियली होप कि दिस इज अ स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू। मिकी आर्थर वाली खबर बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हमें ये भी अंदाजा हो गया कि मिकी इमीडिएटली ज्वाइन नहीं करेंगे। वो पहले अपने जो उनकी डर्बी शायर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पहले वो रिस्पेक्ट करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे और फिर उसके बाद आएंगे। बट फैसल एंड महक ये वो चीज़ है जो हमारी क्रिकेट में होनी ही नहीं चाहिए थी कभी। मिकी को हमें 2019 में नहीं करना चाहिए। कोई नहीं, हो जाती कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट आज से कराची में होने जा रहा है। हुज़ैफा इस वक्त स्टेडियम के बाहर मौजूद है, ज़रा उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या आप माहौल देख रहे हैं। हुज़ैफा ज़रा बताइएगा। बिल्कुल, देखें टेस्ट मैच तो अब से कुछ देर बाद शुरू होगा, लेकिन जो खबरें हैं फैंस के लिए वो आने शुरू हो गई। जिस तरह आपने पहले ही बात की कि सरफराज अहमद जो तकरीबन 4 साल के बाद अपना कमबैक करने जा रहे हैं, 49 टेस्ट मैचेस वो खेल चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन पे साबिक कप्तान का ये पहला टेस्ट मैच होगा। अभी हम जब ग्राउंड में गए तो हमने देखा कि सरफराज सुबह वार्म अप भी कर रहे थे, साथ साथ मीर हमज़ा जिन्होंने 2015 में यूएई की कंडीशन में अपना डेब्यू किया था वो भी मुमकिन तौर पर अपना कमबैक कर रहे हैं। और डिबेट हो रही थी कि साजिद खान और नुमान
गली में से किसको खिलाया जाए, लेकिन लगता ऐसा है कि न्यूजीलैंड की बैटिंग देखते हुए, क्योंकि टॉम लैथम, डेवन कॉनवे, ये सब जो है वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो उनको देखते हुए साजिद खान का पलड़ा थोड़ा भारी है। तो मुमकिन तौर पर अब से कुछ देर बाद जब टीम अनाउंस होगी तो साजिद खान एज एन ऑफ स्पिनर खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा फैंस, क्योंकि आपको पता है आज मंडे है, तो लेटर ऑन जो सेकंड हाफ होता है उसमें ही आते हुए दिखेंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये फुटेजेस आपको दिखा दें कि एक फ़ैन जो है वो ख़ास तौर पे पंजाब से ट्रैवल करके तकरीबन 1300 किलोमीटर का सफ़र इस बाइक पे तय करके आए हैं और वो ख्वाहिश ये रखते हैं कि वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से मिलेंगे। तो ये जज्बा पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन्स का जारी है। यहाँ पे वर्किंग डे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ़ैन्स आते रहेंगे, मैच भी होगा। और खुशी की खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक जो तब्दीली आ रही है वो बड़ा पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि हम मिस कर रहे थे कि हमारे पास एक लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं है। तो अब मीर हमजा का जिस तरह लास्ट मोमेंट पे इंक्लूजन हुआ और आज लगा ऐसा है कि वो खेलते हुए दिखाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कराची की पिच जिस वक्त रफ स्कफ्ट हो जाएगी उस वक्त जो खब्बा बॉलर है वो देखते हैं कि वो कितना, बिकॉज मीर के पास ये है टैलेंट कि वो आगे पीछे दोनों बॉल कर सकते हैं, आई मीन राइट लेफ्ट दोनों कर सकते हैं। अच्छा सरफराज अदील भाई, आफ्टर अ ह्यूज गैप ही इज़ कमिंग बैक, लेकिन उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो आते ही बैंग 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 शुरू हो जाएंगे, मेरे ख्याल से ऐसा होने नहीं वाला। देखिए हम क्योंकि ज़रा हम फिल्में भी जो हमारे यहाँ बनती है बड़ी इमोशनल नेचर की बनती है ना, कि अचानक एक हीरो है जिसको गोलियां लगी हुई हैं वो उड़ जाता है और दुश्मनों को कत्ल कर देता है। हम यही अपने खिलाड़ियों से भी एक्सपेक्ट करते हैं, वो आएगा और पहले मैच से परफॉर्म करना शुरू कर देगा। खुदा के लिए अगर आप सरफराज को लेकर आ रहे हैं तो उसको एक लंबा रन दीजिए। प्रॉब्लम ये है कि अभी हम 2 टेस्ट मैचेस खेलेंगे फैसल, और उसके बाद हमें एक तवील अरसे तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी है। अ लॉट ऑफ लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, वो PSL आ जाएगा, फिर उसके बाद ODI सीरीज़ हैं, फिर न्यूजीलैंड एक तवील सीरीज़ खेलने लिमिटेड ओवर्स की, आपको पता है एक बार फिर से पाकिस्तान आ जाएगी। आई थिंक टिल द समर ऑफ दिस ईयर वी आर नॉट प्लेइंग एनी नेक्स्ट ईयर, सॉरी हम कुछ और क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो सरफराज अगर इन 2 मैचेस में फेल भी हो जाता है तो खुदा के लिए फवाद की तरह उसको साइड पे मत कर दीजिएगा, आप उसको खेलने दें, वो रन स्कोर करेगा। और मैं थोड़ी सी इवन दो ज़रा हम कराची वालों को थोड़ा सा इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि बड़े प्रो सरफराज होते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात है, मी बीइंग अ बिग एडमायरर ऑफ सरफराज आई एम नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि आपको वापस सरफराज के पास ही जाने का। देखिए यही बात लाला ने की थी कि आपकी बेंच कहाँ है। अब रिजवान, हमें पता है जी हम वर्ल्ड कप खेलने चले गए और हमारे पास कोई बैकअप विकेट कीपर नहीं था। रिजवान अगर इंजर्ड हो जाता तो फिर भाई किससे तुम्हें विकेट कीपिंग करवानी थी, वहां तो तुम्हारे पास सरफराज भी नहीं था। सो आई एम गुड इन द सेंस कि सरफराज अपने करियर के इख्तितामी, अल्लाह करे मिसबा की तरह उनके करियर का एक रिसर्जेंस आए, बिकॉज सरफराज बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते थे पाकिस्तान टीम के लिए। एक अननेचुरल नंबर पे टीम के लिए उन्होंने आके कुर्बानी दी, उनको ऊपर खेलते थे, ऊपर बड़ा अग्रेसिव खेलते थे, लेकिन नीचे उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। मुझे याद है ऐसा भी हसन अली को अपने ऊपर बैटिंग करने भेज दिया करते थे, लोग कहते थे यार सरफराज डर गया, ये हो गया, फलाना हो गया। वो बड़ा सेल्फलेस किस्म का आदमी है जिसका उसको नुकसान भी उठाना पड़ा है। आई रियली होप कि हम उसको एक लंबा रन दें अगर इन 2 जी। लेकिन सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ अदील, लेकिन उनको अपना जो गेम है वो अपलिफ्ट करना पड़ेगा, मॉडर्न क्रिकेट खेलनी पड़ेगी एक नई सोच के साथ। अगर हमें सरफराज नजर आए तो ये हम सब देखिए महक, अगर किसी एक फॉर्मेट पे सरफराज इस वक्त फिट बैठते हैं वो टेस्ट क्रिकेट ही है। आप उनको अगर T20 में ले जाके खिलाएंगे तो फिर तो आई एम सॉरी टू से नहीं, आई थिंक T20 में हारिस इज देयर नाउ। सरफराज को खुद या तो मैं देखिए अगेन वी लव दोज अंडरडॉग स्टोरीज ना, हमें तो मज़ा आएगा कि अगर PSL होने वाली है अगले से अगले महीने में और सरफराज आके उसमें कोई 147 की स्ट्राइक रेट से पूरा टूर्नामेंट में बैटिंग करे, मज़ा आ जाएगा। लेकिन वी नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। एक टाइम था शायद हो जाता, तो यही फॉर्मेट है जिस पे सरफराज फिट बैठते हैं। इसी में मैं ये कह रहा हूँ कि इनको परमानेंटली आप टीम का हिस्सा बना। अदील भाई लेट मी गो टू अ सिचुएशन जहाँ पे हमें पता है कि सरफराज ने कभी 150 की स्ट्राइक रेट से नहीं खेला जी, ठीक है, लेकिन जिस वक्त इंडिया की आप मिसाल लें, वो अपना एक्सपीरियंस कैसे कैरी करते हुए चलते हैं कि उन्होंने राहुल द्रविड़ से लेके महेंद्र सिंह धोनी तक, जब वो रिटायर भी हो गए उसके बाद उनकी एक्सपर्टीज टीम में लगी। सरफराज इज नॉट रिटायर्ड येट। पिछले अगर आप इस पूरे साल का रिवाइंड करें उससे पहले भी बाबर इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर, हम बहुत आगे तक गए, लेकिन वहाँ जहाँ पे इमोशनल या वो होते हैं ना, एक मेंटल ब्लॉकेड आ जाती है। अगर सरफराज रहते टीम में, नॉट बीइंग अ कैप्टन बट एज अ सपोर्ट प्लेयर एज वेल, वो मेंटल ब्लॉकेड वहाँ तोड़ा जा सकता था। वो जिसको आप कहते हैं ना कराची की ज़बान में स्ट्रीट स्मार्टनेस, वो लाई जा सकती थी। सरफराज की ज़रूरत स्ट्रीट स्मार्टनेस की है टीम में। देखिए आप सरफराज को अपनी टीम में रख लें बिल्कुल, लेकिन क्या कप्तान किसी से मशवरा लेना चाहता है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1996 वर्ल्ड कप हम कैसे भूल सकते हैं, जब जावेद मियांदाद जैसा खिलाड़ी जो है उसको हमने थर्ड मैन पे
फील्डिंग करने के लिए भेज दिया था। और कहीं पे भी आपको उस वक्त जो कप्तान थे वसीम अकरम, तो वो मैच नहीं खेले थे ऑफ कोर्स, बड़ा इनफेमस वो वाकया हुआ था बेंगलोर के, मैं मैच की बात कर रहा हूँ। लेकिन उस पूरे वर्ल्ड कप में क्या हमने जावेद भाई की एक्सपर्टीज, जो स्ट्रीट स्मार्टनेस, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के स्ट्रीट स्मार्टेस्ट प्लेयर्स में से कोई बंदा आया तो वो जावेद मियांदाद था। हमने क्या उनकी, ये देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये, जो मैं रमीज़ के टाइम का, जो रमीज़ का 1-1.25 साल का मुख्तसर मुद्दत थी, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो हमारा हुआ यही है कि हमने, बल्कि मैं कहूँगा कि पिछली हुकूमत ने ये दो मैं ये कहूँगा कि बड़े चीज़ें क्रिएट कर दी नहीं। पहले मिसबाउल हक को आपने एक ऑल पावरफुल, ऑल माइटी आपने क्रिकेट कमेटी में भी डाल दिया, आपने कोच भी बना दिया, आपने बैटिंग कोच भी बना दिया, ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद जो बाबर को आपने पिछले 1 साल में पावर दी है, तो क्या सरफराज आते बाबर उनसे बात करते? अच्छा आदिल भाई ब्रेक ले रहे हैं, हम मजीद बात करेंगे टॉस जब होगा उस वक्त, और इट्स अ वेरी ऑल इंपॉर्टेंट टॉस, क्योंकि इंग्लैंड के सीरीज में देखा टॉस जीत रहे थे वो और हम बेचारे वी वर लैगिंग बिहाइंड, तो टॉस पे हम आएंगे, अभी ब्रेक ले रहे हैं, स्टे विद अस। तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, कौमी टीम में 3 तब्दीलियां की गई हैं, इमाम उल हक वापस आए हैं, फाइनली 4 साल बाद सरफराज अहमद कर रहे हैं अपना कमबैक, एंड द लेफ्ट आर्म पेसर मीर हमजा इज बैक इन द टीम अगेन। तो इसमें कुछ पेस जो है वो तो हमारा स्ट्रेंथन हुआ होगा। अदील भाई हमारे साथ मौजूद ही हैं। अदील भाई, ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि हमारे पास बैकअप बिल्कुल भी नहीं रहा, बल्कि जो रिसोर्सेज थी हमने उनको फूंक दिया। पहले शाहीन, फिर उसके बाद नसीम, फिर उसके बाद हारिस रऊफ से वी हैव जस्ट, उनको हमने लोड मैनेजमेंट तो कुछ की नहीं और हमने उनको पूरा ग्राइंड कर दिया। नाउ मीर हमजा से हमारी क्या उम्मीदें हैं इस सीरीज़ में, इस टेस्ट मैच में? देखिए, मीर हमजा को लाने की वजह, कल लाला ने अपनी जो छोटी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, स्टेडियम के बाहर उन्होंने एक टॉक की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि यार शाहीन के जाने के बाद हमारे पास कोई लेफ्ट आर्मर था ही नहीं, हमारे पास कोई बैकअप में लेफ्ट आर्मर नहीं था, तो एक लॉजिकल लेफ्ट आर्मर जो आपके पास परफॉर्मिंग सर्किट में था वो मीर हमजा था, एंड ही शुड हैव बीन देयर। देखिए, एक हमेशा एक खिलाड़ी, मुझे ऑनेस्टली समझ में नहीं आता कि ये प्लानिंग चलती क्या है या क्या होती है। और जुनैद खान मेरे ख्याल से यार उसको मैंने अभी खेलते हुए देखा है इधर, वो हो चुका, आई थिंक ही इज पास्ट टू स्पीक नाउ, वो अब T10 किस्म वाली गेम है। सो आई थिंक मीर हमजा को हमें साथ रखना चाहिए था एज अ बैकअप ऑफ यहाँ पे, और हमें हर खिलाड़ी का एक लाइक टू लाइक बैकअप बनाना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपको एक ऑनेस्ट फैक्ट बता रहा हूँ, अगर ये रजीम चेंज या ये तब्दीली, चेंज ऑफ गार्ड्स पीसीबी में नहीं होता, आज हसन अली वापस आ रहा होता टीम में, आज सरफराज भी नहीं होता, जो एक और, बिकॉज हसन अली को लाने की कोई ना कोई तो वजह थी, आपको पता है। तो ज़रा यहाँ पर भी इनको थोड़ा सा, मेरे ख्याल से बाबर को, जो कल लाला ने बोला था ना कि ज़रा बाबर को हम कप्तानी के हवाले से भी बताने जा रहे हैं, तो शायद उनको ये बताया कि ज़्यादा भाईबंदियाँ अपनी ज़रा छोड़ दो, खिलाड़ियों को मेरिट पे लाओ टीम में। हसन अली किस बुनियाद पे टीम पे आएगा, जबकि उससे डबल द बेटर परफॉर्मेंस जो है कम मैचेस में दिखाई है मीर हमजा ने। गुड चॉइस। तो सरफराज के आने पे खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। बस मैंने सवाल पूछ लिया, आपसे चलेंगे। बाबर मौजूद तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए अच्छी बात है। बिल्कुल। चलें, थैंक यू सो मच अदील, आप हमारे साथ मौजूद थे। अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान के पहले P50 के मुकाबले में मुल्तान के 4 स्पेशल खिलाड़ियों ने ऑल पाकिस्तान ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। मुकर्रम खान की पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर हम इस पर मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान के पहले P50 के मुकाबले में मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले 4 स्पेशल खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। लाहौर में मुनकिदा ऑल पाकिस्तान ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल हासिल करके एक नई तारीख रकम कर दी। कोचेस ने हमें पम्जा स्टार्ट करवाया था, पम्जा हमने वहाँ पे परफॉर्म किया। उसके अलावा हमने सॉफ्ट ब्रेकिंग करी है। हम चारों की और इसके पीछे कोचेस की अनथक मेहनत है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारा अज़म है कि इंशाल्लाह हम ये इंटरनेशनल लेवल में भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। राना आरिफ, अदनान निसार, हिना अदनान और उमर फारूक ने ब्रेकिंग के मुकाबलों को 3 माह की ट्रेनिंग से अपने नाम किया। बच्चे एक्टिव थे और बड़ी अच्छी ब्रेकिंग का मुजाहरा किया है। ट्रेनिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आती रह गई है, पंजों में कुछ मसले मसाइल आते रह गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। गोल्ड मेडलिस्ट स्पेशल पर्सन पुरअज़्म हैं कि अगर गवर्नमेंट उनकी सरपरस्ती करे तो वो वर्ल्ड चैंपियन बनकर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन अदनान सयाल के साथ मुकर्रम खान, समा, मुल्तान। जी हाँ, वर्ल्ड रिनाउंड ये स्पोर्ट्स है और बल्कि ओलंपिक्स में भी ये शामिल है।
और ऐसे गेम में हमारे खिलाड़ी जो हैं माशाल्लाह उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, और एक नहीं 4-4। तो राना आरिफ, उमर फारूक, अदनान निसार और हिना अदनान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप चारों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत आपको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। राना साहब, मैं आपसे जो है, अच्छा मेरे ख्याल से अदनान भाई आपके, चलें राना साहब से स्टार्ट कर लेते हैं। राना साहब, आपको बड़ा मुबारकबाद जी, और मुझे ये बताएं कि गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद क्या फीलिंग है आपकी? आवाज़ नहीं आ रही जी राना साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, कुछ ऑडियो का इशू है, हम चाहेंगे कि वो जी हल हो जो जल्दी से जल्दी, ताकि हम राना साहब से, उमर साहब से, हिना से, अदनान से अपने जिनको आवाज़ आ रही है जी अगर किसी और को हमारी आवाज़ आ रही है तो भाई वो आगे से हमें रिस्पांस दे दे ताकि हम फिर सवाल उनसे करें। और ये बड़ी हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि एक ही जगह के फैसल 4 लोग और 4 गोल्ड मेडल हासिल करना, एक नई तारीख उन्होंने कायम की ऑल पाकिस्तान ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में। ये कामयाबी और सिर्फ लगन, मेहनत, हिम्मत, अगर आपके अंदर जज्बा है आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ करने की लगन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आई थिंक फैसल हमारा जो राब्ता है वो बहाल हो गया। राना आरिफ साहब, मुझे बताएं गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद क्या फीलिंग है आपकी? मुझे बहुत अच्छा लग रहे हैं, और बचपन से ही हम लोग ये देखते आ रहे थे डिफरेंट जो हमारी मतलब मूवीज़ वगैरह होती थी, ब्रूस ली की होगी, जेट ली की हो गई, इस तरह की जो मूवीज़ होती थी तो हम लोग देखते थे और हम सोचते थे कि काश हम भी ऐसा कुछ कर पाते। तो यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई जमाल गनी साहब से, तो उनसे जब ये बातें की, हमने ये शेयरिंग की, तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, आप लोगों का भी इसी तरह से पैरा ताइक्वांडो आप लोगों का एक पूरा ग्रुप है और आप इसको ज्वाइन करें और हम आपकी ट्रेनिंग करवाएंगे। ट्रेनिंग करवाने के बाद इंशाल्लाह आप भी अपनी अचीवमेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर मुल्तान में जमाल गनी साहब के ज़ेरे साया हमने यहाँ पर ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग करने के बाद जब हम लोग पहली बार हम लोग लाहौर गए हैं और हमें बहुत खुशी फील हो रही है कि हम लोग पहली बार में ही ये गोल्ड मेडल हम लोग विन कर आए हैं। सही, ठीक। उमर साहब आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बताएं कैसा महसूस करें। बहुत मुबारक हो आपको। आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो आपके चाहने वाले, उनका क्या रिएक्शन है? चाहने वालों का तो माशाल्लाह मैं पहले शुक्र अदा करता हूँ कि हम इस P50 कैटेगरी के अंदर हमें फॉल किया गया, और पहली दफ़ा कराटे के अंदर पाकिस्तान में व्हील चेयर पायनियर हम बने हैं। और इसके लिए स्पेशल थैंक्स जमाल गनी साहब का कि जो हमारे हेड कोचेज़ हैं और उन्होंने अनथक मेहनत की, दिन रात। यकीन करें व्हील चेयर को हैंडल करना और हम जैसे पर्सन को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसकी कई रीज़न है, क्योंकि मैनेज करना, लेके आना, जाना, बिठाना, सर्दी गर्मी, उसको मैनेज करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उन्होंने यकीन करें एक दोस्त, एक भाई, एक बेस्ट टीचर के रोल अदा करते हुए हमें इस मुकाम तक पहुँचाया कि आज हम गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। और बहुत ज़्यादा खुशी है फैमिली में, दोस्तों में, और इसको बयान नहीं कर सकता मैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ सर। ज़बरदस्त। अच्छा, अगले जो 2 लोग हैं माशाल्लाह वो सिर्फ प्लेयर्स नहीं है, माशाल्लाह से हस्बैंड वाइफ भी हैं। तो हिना अदनान और अदनान निसार, तो सबसे पहले तो मैं जो खातून खाना है उनसे बात कर लूँ। हिना भाई, क्या ज़बरदस्त, एक तो आपने कमाल किया है, और दूसरा वो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। औरत खुद कामयाब हो तो मर्द तो फिर डबल कामयाब है। सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे 2 साल से ना ताइक्वांडो सीख रहे थे। अच्छा। माशाल्लाह मेरा बेटा ग्रीन बेल्ट है और बेटी अब येलो बेल्ट होने वाली है। तो इसी दौरान ना अभी 3 माह पहले सर ने बात करी कि पहले था हमारा कि हम कुछ सीखें, कुछ करें, मगर हम सोचते थे ताइक्वांडो में तो बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। हाँ। मगर सर ने आगे हमें जब कैटेगरीज आगे रखी ना कि भाई पैरा वालों के भी होती हैं, माजूरों की, स्पेशल पर्सन्स के भी ताइक्वांडो होती है, तो हम में थोड़ा सा ना हिम्मत आई। मगर सबसे ज़्यादा हमारे सर में हिम्मत थी कि भाई ना धुंध देखी, ना बीमारी अपनी देखी, कभी बुखार भी चढ़ जाता था, तबीयत ख़राब हो जाती थी। नहीं, क्लास करनी है, इकट्ठे हो जाओ, किसी के घर भी इकट्ठे हो जाओ, मगर क्लास करनी है। तो अब हमारा क्लब जो था ना, सर ने हमारी वजह से, ठंड की वजह से, उन्होंने अरेंज बेसमेंट में किया हुआ है कि मेरे टाइगर्स को ठंड ना लगे।
तो उन्होंने वो बेचारे हमें खुद शिफ्ट नीचे करते थे बेसमेंट में क्लब में हमारे, और हमें कहते थे बस बेटा क्लास करनी है। सबसे ज़्यादा मेहनत उनकी है। सही। और ज़बरदस्त बात ये होती है ना कि जब आप अपने मोहसिनों को याद रखते हैं इतनी बड़ी कामयाबी में। अच्छा अदनान, आपकी तरफ आती हूँ, आपको तो डबल मुबारक, एक तो बेगम के हवाले से आपको मुबारकबाद, दूसरा आपने खुद गोल्ड मेडल हासिल किया, तो बेगम के साथ तो सफ़र ज़रा आसान ही रहा होगा, तो ज़रा प्लीज़ अपनी जर्नी के हवाले से बताएगा, महसूस कैसा आप कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है। बेसिकली देखें, हम दोनों मियाँ बीवी हैं और दोनों स्पेशल हैं, तो हमें देखें घर सरवाइव करने में बहुत मुश्किलात आती हैं। फिर बच्चे हैं, रेंट के घर पे रहते हैं, ज़ाहिर सब कुछ खुद करना पड़ता है। हाफ़ काम इनका मैं कर देता हूँ, हाफ़ मैं कर देता हूँ, इस तरह मिलजुल के काम होता है। इसी तरह ही बच्चों को फिर मैं क्लब छोड़ने आता था, तो सर जमाल के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, जो हमारे कोच हैं, तो उनसे अटैचमेंट इतनी हो गई थी कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा यार ये आप भी कर सकते हो। तो मैंने कहा सर ये वाकई रियली कर सकते हैं? तो सर ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। फिर सर ने हमें हिस्ट्री बताई उसकी कि हम P50 में आते हैं। तो इसी तरह मिसिस को भी मुझे गाइड करने में आसानी हुई, और दोनों ने हमने इस सफ़र को आगाज़ किया और इसकी प्रैक्टिस करते रहे और घर भी चलाते रहे। डेली का 1 घंटा 1.5 घंटा देना आसान नहीं होता लाइफ में, तो लेकिन इसी वजह से हमने देखे कि हमने लाहौर में जो हमारी चैम्पियनशिप हुई उसमें फिर हम सब ने परफॉर्म किया, और आपके सामने गोल्ड मेडल है और एक ट्रॉफी हमारे पास है। ज़बरदस्त, आप लोग तो मिसाल है ना लोगों के लिए। बेहद शुक्रिया राना, आरिफ आपका भी, उमर फारूक आपका भी, हिना अदनान आपका भी, और अदनान निसार आपका भी। आप बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला इसी तरह से आपको आगे भी कामयाबियों से हमकिनार कराता रहे। अच्छा जी, अभी हमें लेनी है एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़रा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फैसल से सवाल करती हूँ मैं। फैसल, कौन सी मूवीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब किस कैटेगरी? मुझे पीरियड मूवीज़ जो कि मैं सालों पहले ले जाती हैं ना, एंशियंट। अच्छा। यस, और उसमें इजिप्ट जो है, जिनसे जितनी भी जो ममी सीरीज थी पूरी, इतनी जगह गए, इतनी जगह पर नहीं, इजिप्ट जाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन चले, हम आपको, हमारे शो देखने का फायदा है कि हम बिना वीज़ा बिना टिकट आपको ले जाते हैं, आपको लेके जाते हैं, वहाँ पे हुआ क्या है वो बताते हैं। साइंसदानों ने टेक्नोलॉजी के जरिए 3200 साल कबल सबसे ताकतवर फिरौन रामसेस II की असल शक्ल जो है वो सामने लेकर आए हैं। बरतानवी और मिस्री साइंसदानों ने मिलकर कंप्यूटर टोमोग्राफी, CT मॉडल और एनाटॉमी डेटाबेस की मदद से 3D शक्ल इनकी तश्कील दी है। खोपड़ी का 3D मॉडल बनाने वाली कायरा यूनिवर्सिटी के सहर सलीम ने कहा है कि चेहरे की तस्वीर तश्कील देते वक्त फ़िरौन मम्मी का चेहरा हमारे तस्वुर में था, क्योंकि हम ममासलत बरकरार रखना चाहते थे। अच्छा, मैं ये अपने ज़माने के ताकतवर तरीन, बल्कि न सिर्फ अपने ज़माने के बल्कि इसके बाद भी रामसेस II जिनको कहा था, उनको रामसेस द ग्रेट भी कहा जाता है। अच्छा, आपको पता है इंटरेस्टिंग थिंग, इतनी ताकत और इतना सब कुछ होने के बाद इनकी डेथ कैसे हुई, साइंसदानों ने भी पता लगाया। अच्छा, इनकी डेथ हुई है दांतों में दर्द से। अल्लाह अकबर। जी, दांतों में इनके शदीद दर्द था इनके आखिरी दिनों में, और इसकी वजह से हाँ फिर वो आगे फिर मामलात, आर्टरीज इनकी सख्त हो गए ये वो, बट ही वॉज दी मोस्ट पावरफुल फेरो ऑफ हिज टाइम। और ये रामसेस II साहब जो है, इनकी आप शक्ल देख सकते हैं, ये इस तरह के थे ये। और सिर्फ रामसेस II की नहीं, और दीगर भी बहुत सारी जो पुरानी ममीज़ हैं या फिर कुछ एंशंट ह्यूमन जो हैं, उनकी भी जब बाक़ियात मिली हैं तो उनको इसी टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो साइंटिस्ट ने उनकी फेसेस जो हैं उनको वो बैक करने में कामयाब हुए। चेक करें। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ जाते हैं और ज़रा अब हम अपने माशरे की हकीकत की बात कर लेते हैं जी। आज हम बात करते हैं शादी से पहले फरमाइशों की और नखरों की। अच्छा, अब ये फरमाइशें और नखरे सिर्फ लड़की वालों के या लड़के वालों के नहीं होते, ये दोनों पार्टीज़ के देखने में आते हैं। लड़का कैसा हो, लड़की वैसी चाहिए, लड़की गोरी हो, लड़का ये कमाता हो, बाहर रहता हो, हम लड़की को सब कुछ दे देंगे, घर भी देंगे, गाड़ी भी दें, लेकिन लड़का जो है हमारे पास आके, ये बहुत सारी डिमांड्स हैं हमारी सोसाइटी में। अब वो सोसाइटी हम रिलेट करें जी, पंजाब है, सिंध है, विफाक है, कहीं की भी सोसाइटी आप उठा लें, जितने भी मर्जी पढ़े लिखे लोग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस किया। आपको हैरानगी होती है कि यार आप इतना पढ़ लिख कर भी आपकी ये डिमांड्स होती हैं। चलें, लव मैरिजेस में तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि कोई डिमांड नहीं होती, माँ बाप मजबूर हो जाते हैं बच्चा या बच्चे के आगे, लेकिन अरेंज मैरिज में सामने वाले का जीना मुझे लगता है मुहाल हो जाता है। मैच मेकर शाजिया रहमान इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू, आई एम गुड। अच्छा शाजिया, मुझे ये बताएं कि आपके पास तो बहुत ऐसी लंबी फहरिस्त होगी,
क्या डिमांड्स होती है लड़की वालों की? मैं इसलिए पूछी क्योंकि अमूमन ये चीज़ गलत कहते हैं जी लड़की वाले क्या डिमांड कर सकते हैं, लेकिन आजकल लड़की वाले भी करते हैं। नहीं तो जी, क्या डिमांड्स होती हैं? आजकल लड़की वाले ही करते हैं। हाँ। वो जो एक मजलूमियत वाला एरा था वो गुजर चुका है। टू सम एक्सटेंट इट्स गुड कि मतलब लड़कियों ने अपनी वो चीज़ें पीछे छोड़ दी हैं कि हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि अच्छा जी डिमांड की एक लिस्ट आ रही है या फरमाइश की। बट अब ज़्यादा डिमांडिंग लड़कियां होती हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लुक्स। सबसे पहले लड़कियां शायद आजकल हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, बट लुक्स और पैसे पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा, बाकी की बातें इतनी ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपकी वाली बात अगर लव मैरिज है या अंडरस्टैंडिंग है या चीज़ें अलग है। लेकिन डिमांड्स की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लुक्स पे फोकस होता है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि किस एरिया या किस लोकेलिटी में रहते हैं, घर अपना है या नहीं है, या ये भी हो सकता है कि फैमिली बहुत छोटी हो या सैलाब से बिछड़ के आ गया हो कहीं अकेला वो लड़का, उसके कोई रिश्तेदार नहीं हो, उसके कोई अम्मा अब्बा नहीं हो। ये ऐसे लोगों के लिए सॉरी टू से मैं तो ये कहती हूँ आप यतीम खाने चले जाओ। हाँ, ये उनको होता है कि नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का अब जैसे जैसे मीडिया की वजह से या वैसे भी लोग इर्द गिर्द की शादियाँ देखते हैं तो अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी होती हैं। शुरू में पहले ये नहीं होता था, बहुत आगे जाके ये बात होती थी कि शादी कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, शादी के ड्रेसेस कहाँ से होंगे, ये लोग कितने वेल ऑफ हैं कि ये अफोर्ड कर सकेंगे। तो अब ये चीज़ें भी उस लिस्ट में एक चेक लिस्ट में वो आ जाता है कि ये भी हो सकता है। यानी कि हमने निकाह को बहुत मुश्किल तरीन काम बना दिया है ना। हमने निकाह को हमेशा से मुश्किल बनाया है। हमने कभी भी इसको आसान बनाने की कोशिश नहीं की। हमारा दीन नहीं कहता कि निकाह आसान होना चाहिए, लड़की के वालिद पे कोई बोझ ना हो। आप दीन में आप कल्चर में फंसे हुए कौम है। एग्जैक्टली। तो आप वो करने की कोशिश करते हैं तो लोग कहते हैं इतनी सादगी से निकाह किया है, ऐसी क्या मजबूरी थी, कर्जा ले लेता। दुनिया का सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा सिटी वाइज अगर हम डेमोग्राफिकली इसको ब्रेक करें तो हमारी अर्बन और रूरल पॉपुलेशन वहाँ पे क्या मामलात हैं? हमारे अर्बन में तो इंटायरली डिफरेंट मेंटालिटी होती है। अगर हम कराची की बात करते हैं, चाहे आप बहुत पढ़े लिखे तबके की बात करते हैं, चाहे नॉर्मल, या अब यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस आ गई है या ये अवेयरनेस आ गई है कि अगर लड़की बहुत गोरी चिट्टी या इस तरह की नहीं है या थोड़ी सी चबी है तो वो एक्सेप्टेंस आ गई कि अच्छा अगर वो अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी कर रही है या इर्द गिर्द में लोग देखते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस है। ये नहीं कि बिल्कुल ही बेहंगम हो, अपना कोई हाल ही नहीं हो, बेशक गोरी चिट्टी हो। पर इफ़ यू टॉक अबाउट पंजाब की एक स्पेसिफिक मेंटालिटी है, वहाँ पे ये चीज़ हमेशा से पसंद की जाती है कि अच्छा लड़की बहुत गोरी हो, लड़के का कद बहुत ऊंचा लंबा हो, ये सारी चीज़ें हैं। आप उसको अच्छा कहें बुरा कहें, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कुछ और शहरों की अगर आप बात करें वहाँ पे सिर्फ ये भी हो सकता है कि अच्छा ना ऊंचा लंबा कद हो, ना गोरी चिट्टी हो, मगर इस ख़ानदान की लड़की हो, अवान हो, अराई हो, ये हो, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये पंजाब में भाई अच्छा ये आप जरा बात कर दें कि भाई फलानी और कास्ट का रिश्ता है तो ऐसे देखते हैं आप वो आपको मतलब वो आप पे भी डाउट करते हैं आपकी सलाहियतों पे कि आपको समझ नहीं आया था हम अवान हैं तो अच्छा आप अवान से भी ढूंढते हैं। तो ये इसके लिए लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं, वो उस जगह पे जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बट कुछ लोगों के लिए होता है कि सैयद्स हैं या नॉन सैयद्स हैं या हम अपनी कम्युनिटी से बाहर नहीं करते। लाइक उर्दू स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा सेगमेंटेशंस हैं। प्लस एक बात है जो अब लोगों में फ़िका को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं कि बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर स्पेसिफिक हो गए हों कि हर चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई होती है कि ये नहीं करते हो ये करते हो। क्योंकि हम वैसे तो मुसलमान हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बच्ची प्रॉब्लम में आ जाएगी या हमारा बेटा वहाँ जाके ये सब नहीं करेगा। तो अब वो चीज़ें इतनी ज़्यादा फ़िल्टर इतनी लिमिटेड कर दी हैं कि जब आप सारी चीज़ें ढूंढते हैं तो आप एंड में कहते हैं अरे इनका फ़िका मैच नहीं करता, तो ये मैच है ही नहीं। तो अच्छा मुझे एक बात बताएं शाज़िया, जैसे हमने ये बात की कि जी आप फ़िक्के पे भी बात करते हैं, आप कास्ट पे भी बात करते हैं, लेकिन अमूमन हमने ये देखा है कि जब बच्चियाँ शादी करते हैं, लव मैरिज की मैं बात कर रही हूँ, आप ना कास्ट को जहन में रखते हैं ना आप सेक्ट को जहन में रखते हैं, आप शादी कर लेते हैं। ठीक है आप अहले सुन्नत हैं या किसी भी आपके पास चॉइस का ऑप्शन नहीं है ना, आपके पास ऑप्शन नहीं है ना कि आप उस चीज़ को आप जाके अपोजिशन में अपने बच्चों के साथ अगर अपोज कर सकते होते तो सबसे पहले आप लव मैरिज को वो करते।
जब आप वो कर नहीं सकते तो फिर आप कास्ट भी बर्दाश्त करते हैं, आप सेक्ट भी बर्दाश्त करते हैं, आप रंग भी बर्दाश्त करते हैं, आप उसका जॉब करना या ना करना भी बर्दाश्त करते हैं, उसका कम जहेज़ लाना, ज़्यादा जहेज़ लाना, आप सब कुछ बर्दाश्त करते हैं अपनी औलाद के लिए। अच्छा, मुझे बताएं कि एज अ मैच मेकर आपके पास सबसे ज़्यादा डिमांड क्या आती है लड़की वालों की तरफ से? लड़की वालों की तरफ से लड़के की सैलरी या इनकम बहुत अच्छी हो। ओके, ठीक है। अच्छा, इसको हम अगर पॉजिटिव वे में देखें तो हम ये कहते हैं कि जी अगले ने अपनी बच्ची भेजनी है तो उसका फ्यूचर तो वो देखिएगा कि मेरी बच्ची को 2 वक्त की अच्छी रोटी खिला सकते हैं। अगले ने अपनी बच्ची जो भेजनी है वो 50 साल की उम्र में भी बच्ची को वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सका जो वो एक 24 साल के लड़के से प्रोवाइड कर सोच रहा है कि वो प्रोवाइड कर देगा। सही, ठीक आप 50 साल के बाप हैं, आपकी 3 बेटे हैं, लेकिन आप अपनी बीवी को नहीं दे सके, आप अपनी बेटियों को नहीं दे सके, और आप ऐसे फ्लाइट ले रहे हैं कि ये जो 24 साल का लड़का ये सब करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, क्या सबसे ज़्यादा डिमांड होती है लड़के वालों की तरफ से? लड़के वालों, देखें अगर लड़का ज़रा भी अच्छा है, ज़रा भी अच्छी जॉब है, ज़रा भी चीज़ें हैं, अगेन अगर हम कराची की बात करें या इवन इस्लामाबाद की भी अगर हम बात कर लें, पंजाब को थोड़ा सा अगर हम ब्रेक करके इस तरफ लेके आते हैं तो ये हो कि लड़की जॉब करती भी हो, या लड़की में ऐसी सलाहियतें हों कि अगर वो बिज़नेस करता है तो वो उसके साथ ज्वाइन कर सके, वो चीज़ों को संभाल सके। अगर किसी के पेरेंट्स का हॉस्पिटल है या स्कूल है या चीज़ें, उनको बिल्कुल घरेलू लड़की नहीं चाहिए अब। 10-15 साल पहले जो स्टीरियोटाइप मेंटालिटी थी कि भाई हमारी बहू काम नहीं करेगी, ये सब कुछ अब ख़त्म हो गया। अब बिल्कुल वेस्ट की तरह आप इस चीज़ पे आ गए हैं कि कुछ ना कुछ करती हो, या अच्छा कुछ भी नहीं है तो ड्रेस डिज़ाइनिंग कर लो, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे कर, मतलब कुछ ना कुछ करती भी औरत चाहिए। उसकी 2 वजह है, क्योंकि जब लोगों को ये लगता है, जब मेरी शादी के सिलसिले में बात होती है कि भाई घर बैठी हुई औरत बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करती है, बहुत परेशान करती है, आपको बहुत बार बार कॉल करती है, तो औरत खुद भी बिजी होगी तो फाइन कमा भी रही है। That's a myth. ऐसे नहीं होता कि अगर आप नौकरी करते हैं आप तब भी अपने मियाँ को बहुत फोन बिल्कुल नजर रखते हैं। हम है ना नौकरी करने वाले लोग, उससे ज्यादा नजर रखते हैं क्योंकि आपको सारे साइटोज और वो पता होते हैं। हम हर घंटे में फोन करते हैं, हाँ जी कहाँ जरा वीडियो कॉल तो उठाएं। व्हाट्सएप मिनिमाइज करते हुए अब ये हर घंटे वाली बात भी जो है कोई अगर किसी ने कुछ करना होगा ना तो वो वैसे भी आग बचा के कर जाएगा। एक ओवरऑल मेंटालिटी की अगर हम सीरियस नोट पे बात करें तो लोगों को ये होता है कि जी एक अकेला बंदा अगर कमा रहा है और 5 लोग फैमिली में हैं या पेरेंट्स भी हैं सारे, तो वो अब चीज़ों से मीटअप करना इतना आसान नहीं है। तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है तो इट्स गुड, इसकी एक्सेप्टेंस आ गई है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन कि ठीक है पहले औरतों को लड़ना पड़ता था कि हम काम कंटिन्यू करना चाहते हैं, ब्रेक लेना पड़ता था बच्चों की वजह से कि थोड़ी सी गृहस्थी सेटल हो जाए। तो अब ये होता है कि अब लड़की अगर पढ़ भी रही है, बाहर से पढ़ के आई है चीज़ें, तो बोलता है अच्छा ठीक है हम 1-2 साल बाद बाहर मूव कर जाएंगे तुम्हारी, क्योंकि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ या स्कोप ज़्यादा है। तो पहले तो ये होता था ना सब छोड़ छाड़ के आ जाओ, अगर लड़की ने यूके से पढ़ा है या उसकी वो जॉब है तो कहते हैं आपने आना है तो यहाँ आए, मैंने तो नहीं आना। या कोई एक मेन स्टेशन बना होता था कि अच्छा जी दुबई में हमारा एक घर है, ये इस तरह की भी सिचुएशंस होती थी। अब लोग कहते हैं कि ठीक है फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी आ गई है। आपने माशाल्लाह यहाँ मैं लोकल ही कह लेता हूँ, लोकल मैच मेकिंग भी होती है, कुछ बाहर के भी शायद आते होंगे इस तरह, है ना। अब मैं जानना चाहूँगा कि उनकी डिमांड्स में और जो लोकली होते हैं उनकी डिमांड्स में कोई फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क होता है। क्या होता है ज़रा ये बताएं। अच्छा, वहाँ इंटरेस्टिंगली वहाँ के लोगों को जो लड़कियाँ चाहिए होती हैं उनके जहन में ऐसा कोई चकाचौंध या चीज़ें नहीं होती हैं कि अच्छा बहुत ऐसी हो बहुत वैसी, क्योंकि उन्होंने सब देख रखा होता है। उन्होंने खूबसूरती भी देख रखी होती है, उन्होंने लिबर्टी और फ्रीडम सब कुछ देख रखा था। वो कहते हैं एक ऐसी लड़की जो हमारे माहौल में एडजस्ट कर जाए। अब वो माहौल ये भी हो सकता है कि वो अमेरिका में 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं और उनके घर में हिजाब होता हो और यहाँ की लड़की उसके लिए मिसफिट हो। और ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं भाई ये सोच के वो लड़की बताइएगा जिसके घर में नौकरों की फ़ौज नहीं हो, हम अफोर्ड कर सकते हैं बट यहाँ के सारे काम खुद करने हैं। हम बिजनेस भी करते हैं, हम ड्राइव भी करते हैं, हम ग्रोसरी भी करते हैं, हम क्लिनिक भी करते हैं, हम सारे काम भी करते हैं, हम बाहर जो घास बड़ी हो रही है वो भी हम काट लेते हैं। तो यहाँ की लड़कियों के जो नखरे होते हैं कि हर घर में मेड्स है, नॉर्मली पाकिस्तान में हर घर में बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें ये लड़की मत बताइएगा। अगर लड़की यहाँ पे पढ़ रही हो या पढ़ के गई हो या उसको इस लाइफस्टाइल की आदत हो तो ठीक है,
दो मेंटालिटी होती है। एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हमें बहू कम मेड चाहिए, हमें इतनी लड़की नहीं चाहिए जिसकी ज़बान हो। ज़्यादातर लोग कहते हैं हमारे ख़ानदान की हो क्योंकि देखी भाली है। अब अगर ख़ानदान वालों को पता है कि जी इन्होंने ऐसा रखना है तो वो कहते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो बाहर के जब होते हैं तो वो इतने फोकस्ड होते हैं कि वो कहते हैं कि अगर IT से रिलेटेड लड़की है या कंप्यूटर से रिलेटेड है तो इसका स्कोप कनाडा में ज़्यादा है, तो हमें वही लड़की बताइए। उस लड़की से बात करते हुए वो सलाम दुआ के बाद पहली बात ये कहते हैं आपकी जॉब का स्कोप क्या है, आपको पता है? तो वो यस, और वो लड़की कहती है कि आई एम नॉट गिविंग एन इंटरव्यू, मैंने कोई CV नहीं भेजा था, कोई और भी गुफ्तगू हो सकती है। इवन मैं आपको एक मेंटालिटी पंजाब की शेयर करती हूँ, आई डोंट नो कि ये अच्छी है ये बुरी है, कि अगर लड़की वहाँ पर एक अच्छी से अच्छी भी नौकरी करती है तो वहाँ के इन-लॉज की ख्वाहिश होती है कि बस नौकरी छोड़े और घर में बैठे, हमें घर में बहू चाहिए जो कि घर में चाहे खाना ना पकाए लेकिन बैठी रहे हमारे सामने। हाँ, ये मेंटालिटी है बिल्कुल। कराची में भी ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं और बड़े शहरों में, लाहौर में भी हैं, जो कहते हैं कि बेशक डॉक्टर है, बेशक अच्छी चीज़ें कर रही है, बेशक बहुत वेल ऑफ फैमिली की है, लेकिन हमारे घर में आके नहीं। ये मिडिल क्लास में भी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बात कर रहे हैं कि ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मैच मेकर आपको ये सोच कैसी लगती है, ये ठीक है? डिपेंड करता है। अगर बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो बोलती हैं कि मैं बहुत अच्छी जॉब कर रही हूँ, मेरे पास डिग्री थी तो मैं कर रही थी, शादी नहीं हुई थी तो मैं, बट मैं ATM मशीन नहीं बनना चाहती किसी के लिए, आई नीड अ ब्रेक, मैं अपनी लाइफ में कोई ऐसा वो अब मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं घर पे रहना चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली बनाना चाहती हूँ। तो लड़कियाँ भी ऐसा चाह रही होती है कि हम 5 साल से जॉब कर रहे हैं, हम 8 साल से जॉब कर रहे हैं, अब हम नहीं करना चाहते। तो हमारे ऊपर ये ज़बरदस्ती नहीं हो कि जॉब करती हुई लड़की लाए थे तो वो जॉब ही करेगी। दूसरी तरफ ये भी होता है कि लोग बोलते हैं कि भाई जब तक ज़रूरत थी तब तक करो, अब मेरी इनकम, मेरी चीज़ें स्टेबल हो चुकी हैं, अब छोड़ दो, अब घर देखो, बच्चे संभालो, उस पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। ये एक्सेप्टेंस की बात है 1 to 1 कि मैं ये चाहती हूँ और आपको भी अगर ये एक्सेप्टेंस है तो गो फॉर इट। ऐसा नहीं हो सकता, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है। बहुत सारे लोग शादी के 10 साल बाद खुदा ना खास्ता हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो वो जॉब स्टार्ट कर देती हैं लड़कियाँ। डिग्री होनी चाहिए आपके हाथ में, स्किल्स होनी चाहिए, आपको जंग नहीं लगना चाहिए, बाकी डिपेंड करता है। देखिए वालदा के पास अगर है डिग्री या स्किल्स हैं तो इट्स नॉट कि जी वो जाए और कमाए ही, इट्स के अगर जितनी पढ़ी लिखी खातून जितनी बाशऊर है उतने बाशऊर और पढ़े लिखे बच्चे हैं। अच्छा शाजिया, अब हमारे यहाँ ये रुझान, चलें ये तो डिमांड्स वाली तो बात हो गई ना, हमारे यहाँ ये रुझान जो कि बाकी दुनिया में है कि द कपल मीट्स पहले, ठीक है, ये कितना ज़्यादा बढ़ा है? क्योंकि होता है कि जी रिश्ते के टाइम पे लड़का जा रहा है या लड़की जा रही है, या फिर कहीं होता है कि सिर्फ पेरेंट्स टू पेरेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं, लड़का लड़की की इंटरेक्शन नहीं होती अब नहीं है। अब हमारे ये चीज़ चेंज हो गई है। 10-15 साल से ये चीज़ बहुत चेंज है। अब तो ये भी हो गया है कि अगर लड़के की वालदा, अभी मेरी एक क्लाइंट है, उनकी सर्जरी हुई थी एंड शी वाज लाइक कि मैं कैसे जाऊँगी, अभी 1-2 महीने लग जाएगा, तो लड़की वालों ने उनको विजिट कर लिया, तो देयर इज़न्ट एनी हार्म। उसके बाद उन्होंने कहा बजाय इसके कि हम घर जाएं तो लड़का लड़की पहले बात कर लें और पहले मुलाकात कर लें, अगर इनको समझ आएगी तभी तो बात आगे बढ़ेगी। 75% आई वुड से कि लोग अब इस पे आ गए हैं कि अगर लड़की को भी हाँ पहली मुलाकात में घर लेके आ जाएं क्योंकि उसने देखना है, उसने रहना है, तो कोई हर्ज नहीं है, लोग क्या बोलेंगे वाली चीज़ नहीं। 25% आर स्टिल लाइक कि जिस दिन रुखसत हो बस उसी दिन आए, और कोई ज़रूरत नहीं हमारे घर में अभी से आने की, और बहू उसी दिन आती हुई अच्छी लगती है। और बाज़ वक़्त लड़के वाले भी चाह रहे होते हैं, लेकिन लड़की के पेरेंट्स या फैमिली रिजेक्ट होती है, रिलेक्टेंट होती है कि नहीं जी हमारा ये माहौल नहीं है। जब रिश्ता पक्का हो जाएगा, हमें सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, तब हम लड़का लड़की की बात करवाएंगे। सही, ठीक। शाजिया बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी, और बड़ा लगता है बार बार सुन के कि हमारे माहौल में, हमारे मुआशरे में, हमारी सोच में तब्दीली आई है। ये तब्दीली बड़ी ज़रूरी है। अच्छा टिप ज़रा आगे बढ़ते हैं। आज के दौर में सुबह के नाश्ते से लेकर कपड़ों तक हर चीज़ आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती हुई महसूस हो रही, महसूस नहीं, वाकई ऐसा है, हर चीज़ क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई है। मगर कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो कि आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद में हैं। अब मेरी तो समझ में नहीं आ रही ये कौन सी चीज़ है। नुमाइंदे ख़ुसूसी रेहान अहमद ने रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा। जूता हर दौर में इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत रहा है, लेकिन आजकल जिस तेज़ी के साथ महंगाई बढ़ रही है उसके होते हुए हम देखते हैं कि जूतों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं।
मगर कराची के इलाके कायदाबाद में एक मार्केट ऐसी भी है जहां नहायत ही कम कीमतों पर जूते दस्तयाब हैं। जी हाँ, और जूते भी वो जो ब्रांडेड हैं। आइए चलकर कुछ दुकानदारों से और आवाम से बात करते हैं कि सबसे सस्ता जूता यहाँ कितने का दस्तयाब है। सबसे सस्ता अच्छा जूता जो है वो 500 का है और महंगे से महंगा है जो 1500 2000 तक है, लेकिन बाहर कैसा ओरिजिनल माल है वो बाहर का मिलेगा। यहाँ 700 का सेल है, 500 का सेल है, मुख्तलिफ प्राइजेस के उसके हिसाब से, क्वालिटीज़ के हिसाब से फिर रेट होते हैं। कायदाबाद के इलाके में वाक़ जूतों की इस मार्केट में यूरोप समेत दीगर मगरबी मुल्कों से दरामद किए जाने वाले जूते दस्तयाब हैं। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इस मार्केट में ब्रांडेड जूते कम कीमत पर मिलते हैं। दुकानदारों का दावा है कि ये जूते अच्छी क्वालिटी के हैं। ये चलता है तकरीबन, जो इसमें अच्छा दाना होता है वो तकरीबन 5 साल भी चलता है, 4 साल भी चलता है। मतलब इसका इशूज़ नहीं है, ख़राब जल्दी नहीं होता है ना, ये मजबूत होता है। बाहर से जो है बाहर का चीज़ तो अच्छी होती है, यहाँ का जो बने होते हैं वो तो कमज़ोर होती है। जूतों की इस मार्केट में आने वाले बेशतर खरीदारों के जहन में ये सवाल जन्म लेता है कि आखिर इतनी कम कीमत पर जूते फरोख्त करने से दुकानदार को बचता ही क्या है। सब लोग को 100-150 रुपये बचते हैं जोड़े में। अपना मेहनत करता है, ज़्यादा माल बेचता है, बस कम बेचता है, कम रेट में बेचता है। पैसे वसूल करते हैं, 6-7 महीने आराम से वसूल करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये जूते सिर्फ वही लोग नहीं खरीदते जो महंगे जूतों की खरीदारी नहीं कर सकते, बल्कि नौजवानों की बड़ी तादाद भी इस मार्केट का रुख करती है। यंग लड़के आते हैं आजकल के, जो मॉडल दौर हैं इस तरीके के, जो आते हैं शूज़ ख़रीदते हैं, बूट ख़रीदते हैं, अच्छे अच्छे बूट आते हैं हमारे पास, तो उसके हिसाब से अच्छी अच्छी यानी कि वैरायटी आती है, तो इसलिए अच्छे अच्छे ख़रीदारी करते हैं वो। तो फिर इसलिए गरीब लोग भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, बड़े बड़े सेठ लोग भी यहाँ से ख़रीदने के लिए आते हैं फिर, और वो अल्लाह के हुक्म से तारीफ़ करते हैं इनकी। सस्ते जूतों की मार्केट के सर्वे के दौरान एक और दुकानदार ने समा से बात करते हुए कहा कि एक दुकान पर माहाना जूतों की 100 जोड़ियां बआसानी फरोख्त हो जाती हैं। अलबत्ता बाज़ दुकानदार अपना माल बेचने के लिए झूठ भी बोलते हैं। 100 जोड़ी बिक जाता है महीने में जी। दुकान में जो है ना यही शूज़ जो है ना ज़्यादा महंगे रेट पे बेचता है, 500 2000 3000 का बेचता है, लेकिन बोलता है यार ये 5 साल ग्राहक कस्टमर को जो है ना मुतमईन करने के लिए वो बोलता है 2 साल चलते हैं, 1 साल चलते हैं, लेकिन तो वो नहीं चल, 3 महीने 4 महीने चल जाता है। आजकल नौजवानों में ब्रांडेड जूते पहनने का शौक अपने उरूज पर नजर आता है। ऐसे में सस्ते जूतों की ये मार्केट उन्हें दावत देती है कि वो आएं और अपना शौक पूरा कर लें। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। लहजे में मोहब्बत घोलकर और जज्बात की खुशबू बिखेरने वाली परवीन शाकिर को हमसे बिछड़े 28 बरस बीत गए। वेलकम बैक वंस अगेन। अब जिस बारे में हम बात करने लगे हैं, बहुत सारे लोगों की स्किन से जुड़ा ये मसला है और हम चाहते हैं कि जी हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आपका ये मसला हल हो जाए। अच्छा जी, जल्द की बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें एक बीमारी होती है एक्जिमा। अब ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसका जो लोग इसका शिकार होते हैं, इसके इफेक्टेड होते हैं, अक्सर जो है उनमें देखा गया है जी कि ये बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आपकी बॉडी पे ले आती है। ये जानलेवा तो नहीं होती अलबत्ता, लेकिन इससे आपको पेन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपकी बॉडी पे इचिंग बहुत रहती है। आप सॉक्स नहीं पहन सकते, आप ग्लव्स नहीं पहन सकते, फुल स्लीव शर्ट नहीं पहन सकते। एक्जिमा की बीमारी जल्द पर खारिश की सूरत में नमूदार होती है और ये बीमारी चूँकि खुश्क होती है, ड्राई या आपको इचिंग होती है और इसकी वजह से आपकी बॉडी पे जो होते हैं नाखूनों के भी निशान पड़ते हैं और ये फिर खारिश पूरे जिस्म पे फैलती रहती है, जो कि मज़ीद तकलीफ और परेशानी का सबब बनती है। अब इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर खुर्रम मुशीर इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? फैसल कैसे हैं आप? बिल्कुल, आप बताइए क्या है भैया एक्जिमा? बहुत आपने अच्छा टॉपिक, बड़ा हस्बे, वैसे पूरे साल ही रहता है मगर हस्बे मौसम सर्दियों में बहुत होता है। अच्छा, बड़ी शदीद बीमारी, मैं कहा कहते हैं जानलेवा नहीं होती मगर बेचारे लोग ना आप इतनी तकलीफ में रहते हैं यार, तकलीफ में रहते हैं लोग, इतने फ्रस्ट्रेशन में हो जाते हैं। अच्छा, एक हमारे यहाँ देखिए, मैं बड़ा हार्श वर्ड कर ही देता हूँ, कोई नहीं कर दूँ ना, बिल्कुल, देखिए बड़ी जहालत है। आप यकीन करें, अगर मुझे कोई एक्जिमा है, ठीक है, या एक वर्टिलाइगो फुलबेरी की बीमारी है, तो लोग अच्छा कोई हाथ में लाएगा ना, वो बिल्कुल बेचारा कह, वो हमें लग तो नहीं जाएगी, हमें लग तो नहीं जाएगी। तो अच्छा, कोरोना के बाद से और लोग बेचारे थोड़े कि कोई भी चीज़ होती है वो डरते रहते हैं। अच्छा देखिए, एक्जिमा में क्या होता है कि ये
आपको इन विरासत में मिलती है। अक्सर आप देखें छोटे बच्चे होते हैं, एटॉपिक एक्जिमा होता है हमें, नैपी एरिया में बुरा हाल, जॉइंट्स में बुरा हाल, चीक्स। अच्छा, और एक अभी मुझे यकीन करें वीडियो कॉल से खातून अभी इंशाल्लाह जनवरी में आएंगी भी कराची। अच्छा। उनका बच्चा शायद 4 साल का और यूके में रहती हैं। अच्छा, वहाँ पे और जब सर्दियाँ बढ़ती हैं, जब आप हीटिंग करते हैं तो इतनी शदीद बीमारी होती है, लिटरली कंडीशन ये होती है, लोग कहते हैं दिल चाहता, और जो ख़वातीन भी आती हैं हजरात भी, कि दिल चाहता है छुरी हो डंडा हो हम रगड़ दें। लिटरली लिटरली नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि जो बच्चे या बड़े एक्जिमा का शिकार है, लाइक वो हीटर के पास नहीं बैठे? बिल्कुल बैठे। अच्छा, मगर देखिए एक तो बड़ा आप कोशिश करेंगे, देखिए आप ख़ास तौर पे हर घर में तो ह्यूमिडिफायर नहीं होता, और कराची में तो सर्दी नाम की होती है, तो आप जब सर्दी होती है हीटिंग करना है आपको, एक बड़ा बोल पानी का भर के कमरे में रखें, ठीक है। 2-3 इंडोर प्लांट ज़रूर रखें, थोड़ी सी हाइड्रेशन करें, ठीक है। अच्छा, पहली बात, हर हालत में ना अपनी बॉडी को आप, इलाज तो बात की बात है, पहले इसको नम रखें, मॉइस्चराइज रखें, ठीक है। अच्छा, सेकंड, पानी सर्दियाँ होती हैं फिर भी पिएं। अच्छा, कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल जरूर खाएं, ठीक है। सर्दियों में मछली, हम लोग कहते हैं ना एलर्जी होगी तो मछली बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो क्या ये वाकई मछली खानी चाहिए? आप बिल्कुल खानी चाहिए। जैसे एलर्जी है और आप उसमें मछली ले रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा देखिए, एलर्जी हम लोग एक बड़ा वाइड वर्ड है ना, इसमें एक्जिमा भी आता है, सोराइसिस भी आता है, फंगल इन्फेक्शन भी आता है जिसको उर्दू में चंबल कहते हैं, दाद भी आती है वही, उसके अलावा अर्टिकेरिया दौड़े जिसको कहते हैं वो भी आता है। उसमें तो नहीं खानी चाहिए, मगर इसमें खानी चाहिए। और पता है इसमें होता क्या है कि कुछ लोग जो बड़े ज़रा, एक तो फैमिली से रन करता है, कुछ लोग बड़े हसास होते हैं, ठीक है, उनको एक्जिमा बहुत होता है। थर्ड, कुछ प्रोफेशंस होते हैं, जैसे कोई ऑफिस में, जैसे फैसल काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे ज़्यादा है या पेपर हाथ में ले रहे हैं, ठीक है, या फिर जैसे कोई साबुन पानी का काम ख़वातीन ज़्यादा करती हैं, बच्चों की नैपी चेंज कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं, ठीक है, सफाई ज़्यादा, तो वो बार बार हाथ पैर आपके पानी और डिटर्जेंट्स में जाते हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ होते हैं कुछ जैसे शेफ्स होते हैं बेचारे, वो बड़े मजबूर होते हैं कि जो सफाई भी करनी है, प्याज काटनी है, मसालों को हाथ लगाने और डिटर्जेंट को हाथ लगाने। अच्छा, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं ना, लिटरली आपका ये फ्लेयर अप हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल फैसल। अच्छा, आप ये देखें फैसल का मैं अभी फैसल तो खुद हाँ बिल्कुल, क्योंकि वी शुड नॉट शाई ऑफ, बिल्कुल और काफी अरसे से। अच्छा, बिल्कुल, ये भी मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से कि छोटे उससे स्टार्ट होता है, बिल्कुल, एंड देन वो स्प्रेड हो गया, मतलब पैरों में एक छोटी सी जगह पे हुआ, एंड देन इट्स फ्लेयर्स अप। Yes. बिल्कुल फैसल से लेके हाथ बिल्कुल। और फैसल का देखिए, और फैसल में मगर बात ये है, मैं चाहूंगी जरा जूम इन कर लें फैसल के हाथ ना, मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप देखें कि बिल्कुल मैंने हाथ लगाया और तब इतना क्लोज उसको देखा, जबरदस्त मेंटेनेंस है उसमें। पता है, एक तो क्लीनलीनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज ये हमें कि सफाई हम लोग समझते हैं तो जी कार्बोलिक साबुन से रगड़ दो, नहीं, वो नहीं, जितना प्यार से, जितना नरमी से क्रीमी सोप करें फैसल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़, आप एक तो जैसे फैसल को तो बिल्कुल मेंटेन्ड है, आप एक घर का बड़ा नुस्खा बता रहा हूँ जो आज तो खुद होता है, मगर ख़वातीन हज़रात पूरी वर्ल्ड वाइड, ठीक है, आप खुद घर में कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा। आपने क्या किया, जो आपके घर में एक बड़ी टिपिकल सी चीज़ बता रहा हूँ, या तो बीज वैक्स मिलता है, कराची में एम्प्रेस मार्केट में मिलता है, लाहौर में बानो बाज़ार में मिलता है, पिंडी में राजा बाज़ार में मिलता है, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में। वो आप लाए तकरीबन आधा किलो, ठीक है, पूरी सर्दियों के लिए, ठीक है। बीज वैक्स लेकर आए, अगर वो भी नहीं है तो आपके घर में जो मोमबत्तियाँ पुरानी पड़ी हुई हैं, आपने तमाम जमा की, उसने आपको बिल्कुल चूरा किया, ठीक है, आधा किलो, उसके अंदर आप ऊपर से डालेंगे तकरीबन 1 का ग्लास जितना होता है उतना ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन डालेंगे। साथ में एक फार्मेसी से मिलता है, एक 15 ml की बोतल मिलेगी लिक्विड पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, बहुत सस्ती होती है, बहुत सस्ती, बहुत अच्छी, ठीक है। आपने वैक्स डाला आधा किलो, ऊपर से 1 ग्लास आपने ग्लिसरीन डाला, 15 ml आपने लिक्विड पैराफिन किया, उसके बाद ऐड करेंगे उसके अंदर एक छोटी बोतल, बिल्कुल जैसे तकरीबन आप 10 ml की कह लें, चंबेली का तेल, ठीक है, और एक छोटी शीशी आप ले लेंगे पेट्रोलियम जेली, कुछ भी नहीं करना, इनको मिक्स किया आपने और अच्छी तरह पूरी बॉडी पे, जैसे नम होने के बाद जैसे थोड़ा वेट हो फिर लगाएं और क्रीमी साबुन से नहाएं और देसी घी रोजाना खाया करें, 1 चमचा किसी भी तरह, मतलब 1 छोटा चमचा, उससे मोटे नहीं होंगे,
देसी घी से उसको बुलेट कॉफी भी बना के कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो आपने बड़ों का बता दिया, जी 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 बिल्कुल। बच्चों में अगर है बिल्कुल तो वो क्या करें, माएँ क्या करें? देखिए माएँ को बड़ी, एक तो उनको कोशिश करनी है कि जी काउज मिल्क, ठीक है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं आप ऐड करें, उनको सोया मिल्क दे दें, आप उनको बकरी का दूध पिलाएं, गाय का दूध नहीं पिलाना है। अच्छा। ठीक है, उससे फ्लेयर अप होता है। ठीक है। अच्छा बच्चे सर्दियाँ होती हैं, उनको सर्दी बहुत लगती है, तो जब उनको स्वेटर वगैरह पहनाती हैं तो पहले पूरे बॉडी में कॉटन के जैसे अंडर गारमेंट्स हो, बनियान हो, पैंट्स ऐसी हो, ठीक है, बॉडी कवर आप एक कॉटन का पहले कॉटन की एक लेयर होनी चाहिए। और इन बच्चों का ये खास तौर पे होगा, उनको शूज़ भी आप पहनाएंगे, कोई भी शूज़ लें तो आप पहले शूज़ लेके मोची को देंगे, वो अंदर कपड़े की लाइनिंग करेगा। अच्छा। फिर वरना वहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे फैसल कह रहे हैं, छोटा सा, और टांग से फैल के चीक्स पे, सर पे, आईब्रोज में, चेस्ट पे, और लिटरली खवातीन और बच्चे का ज़्यादा, मर्द तो बर्दाश्त कर लेते हैं, खवातीन कहती हैं हम लोग के बीच में रात को उठ के रोती हैं, इतना बुरा हाल है। अच्छा मुझे बताएं खुरम, ये इनहेरिटेड होता है? जी अच्छा, बिल्कुल। अच्छा लाइक अगर माँ को है तो बच्चे को भी हो सकता है, और अगर बाप को है तो वो बच्चे में डिलीवर हो सकता है। देखिए माँ को अगर है, माँ या बाप में से किसी एक को 50% चांसेस है, अगर दोनों को है तो बच्चे में 80% चांसेस है। मगर ये नहीं है कि माँ बाप को होना यकीनी है। हम लोग कहते हैं ना कि नहीं, आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर बिल्कुल एक दो जनरेशन स्किप करके एक दो पीढ़ियां पहले हो सकता है, नाना नानी को हो, दादा दादी को हो, खाला खालू को, फुप्पी को, ठीक है, किसी को आप इनहेरिटेंस होती है। और ज़रूरी नहीं कि इनहेरिटेंस ही हो, 2-3 जनरेशन स्किप हो गई। फिर कुछ आपकी अपनी वो भी होता है कि थोड़ा आप स्ट्रेस्ड आउट ज़्यादा रहते हैं, हसास ज़्यादा है, नेचर होती है। अच्छा हसास है? मैं बहुत हसास हूँ, इतना सेंसिटिव हूँ मैं। अभी महक ने मुझे कहा कि मुझे अभी खाना है शो के बाद मछली, उन्होंने पहले ही कह दिया था। अच्छा मछली का तो मैं इतना हसास हो गया कि मैंने कहा कि शायद आज ना हो पाएगा, नहीं हो पाए। आज क्यों नहीं होगा? बस इसकी एक वजह है। अच्छा खुरम भाई, ये आपने जो बात की ना, वो नस्ल दर नस्ल वाली मुझे चीज़ याद आ गई कि अच्छा कॉल आ गई जी, किसकी है? अच्छा जी, रियाज कराची से है जी। मैं अपनी बात तो बाद में रखता हूँ। रियाज भाई बताइए क्या इशू है आपको? अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। जी जी रियाज भाई हुक्म करें। खुर्रम भाई कैसे हैं आप, खैरियत हैं? खुरम आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी आवाज जरा खोल दें स्पीकर पे, और वो खुरम आपकी खैरियत दरियाफ्त जी जी अल्लाह का शुक्र। खुर्रम भाई रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। रियाज खान बोल रहे हैं जी, मॉडल कॉलोनी कराची से। अच्छा समझ आ गई है, खुरम को पता चल गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल रियाज साहब। खुर्रम भाई बड़ी खुशी की बात है, समा जो है आपको दोबारा लेके आए हैं। और मैं अभी एक हॉस्पिटल में बच्ची को लेके गया था, टीवी हॉस्पिटल था बड़ा, तो वहाँ पे मुझे मेरी जो बच्ची है उसके चेहरे पे थोड़े से दाग से हैं, तो उन्होंने मुझे लेडीज मेरे पास आई, और हालांकि वो छोटी बच्ची मेरी निकाब में थी, लेकिन उन्होंने कहा निकाब हटाओ, देखा तो उन्होंने कहा जी एक डॉक्टर होते हैं खुर्रम, तो खुर्रम साहब के पास आप जाएं। तो आज कुदरती खुर्रम भाई का नंबर मैं लेना चाह रहा था लेकिन मिल नहीं रहा था, तो खुर्रम भाई चैनल के तवज्जुह से मुझे टाइम और वो दे दें कि मैं इनके पास आऊं, और मुझे जो है वो खुसूसी डिस्काउंट होना चाहिए। ठीक है बिल्कुल ठीक है रियाज भाई। अच्छा अब उनकी बेटी जो है वो करना चाह रहे हैं, वो कहीं लेके गए थे जी, तो उस हॉस्पिटल ने आपको रेफर कर दिया, तो भाई आप उनको प्लीज टाइम दे दें। बिल्कुल आप आइए, देखिए आप समा के रेफरेंस से कराची में मैं होता हूँ इतवार पीर मंगल बुध, शहीद मिल्लत रोड पे सिराजुद्दौला रोड है। शहीद मिल्लत रोड एक बड़ा बुलेवार्ड है, सिराजुद्दौला रोड पे डॉक्टर आयशाज़ हेल्थ विजन हॉस्पिटल वहाँ पे। और सैटरडे और जुमेरात को 4 से 8 जमजमा आप छोटा सा एरिया है, 3rd कमर्शियल लेन है, पहले 3 तलवार फिर 2 तलवार से उल्टे हाथ पे आप आइए। एक नंबर भी आपको बता देता हूँ, आप प्रकाश को फ़ोन भी कर लें, 0322 2532 उस पे आप करेंगे तो आपको बता दें। चलें जी, अब आपका मसला हल हो जाएगा रियाज। थैंक यू सो मच खुदा, थैंक यू महक, बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत चलें जी। आज के प्रोग्राम से इतने, अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।